यस स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 12 के पार्ट 2 का एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स में ये चैप्टर रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 में टोटल 5 चैप्टर्स है और ये 5 चैप्टर्स में से पहले 3 चैप्टर जो है चैप्टर 1, 2, 3 पार्ट 2 सिलेबस को मैं देखूं तो बताऊं तो पार्ट 2 के जो चैप्टर्स है उसको भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। एक्चुअली पार्ट 2 जो पूरा सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एक्चुअली पार्ट 2 को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो पार्ट 2 के चैप्टर्स या तो प्रोबेबिलिटी के हैं या तो कैलकुलस के हैं। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स है। प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ये सब, लेकिन है बैकग्राउंड उसका प्रोबेबिलिटी का, मतलब वो एरिया है मैथमेटिक्स का, एक एरिया है प्रोबेबिलिटी, उसी के बेस पर है। और कैलकुलस भी एक मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है। जो चैप्टर 4 और 5 है वो कैलकुलस है। चैप्टर 4 लिमिट है, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन है, ये दोनों कैलकुलस है। अब ये सर क्या है कैलकुलस? देखो, मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है। इनिशियली स्टैटिस्टिक्स वाज आल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद उसमें इतना आगे बढ़ गए कि एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ओरिजिनली वो भी एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच थी। तो ऐसे ही कैलकुलस प्योर मैथमेटिक्स है। जब वेरिएबल जो होते हैं उसमें चेंज होता है कंटिन्यूअसली, तो वो चेंज के लिए जो स्टडी हम करते हैं, चेंज का मैथमेटिकल मेजरमेंट करना हो या उसके लिए जो भी स्टडी करते रहते हैं, उसका रेट क्या है, चेंजिंग पोजीशन में क्या वैल्यू होगी, ये सब हम जज करते हैं। वो जो ब्रांच है वो कैलकुलस है। तो कैलकुलस जो है वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यहां स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 में 12 स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये रखा हुआ है, जिसके हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ये बेसिक जो बैकग्राउंड चैप्टर है वो ये है चैप्टर 4, जिसको हम बोलते हैं लिमिट, और उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 5 पर। तो ये तो मैंने सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, उसका डिस्कशन किया, लेकिन अब हम यहां पर आ जाते हैं कि ये है क्या सर, ये लिमिट विमिट है क्या चीज। देखो, मैं आपको डरा तो नहीं रहा, लेकिन एक चीज भी इतनी क्लियर है कि जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उसको हो सकता है कि ये 4 और 5 दोनों चैप्टर में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो। अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी उनका वो लेवल नहीं हो सकता जिसको मैथमेटिक्स प्रॉपर आता था और जिसका मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, ठीक है, वो लोगों की कंपैरिजन में हो सकता है कि ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे, शायद आपका मैथमेटिक्स वीक हो तो। लेकिन फिर भी ये 2 चैप्टर की वैल्यू देखी जाए तो 10 और 10 मिला के कैलकुलस के 20 मार्क है, और 20 मार्क्स को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके उतना डिटेल में रखिएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आगे पीछे भी हो गया हो तो भी आप क्वेश्चन प्रॉपरली अटेंड कर सकते हैं और मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम पूरा बैकग्राउंड से जाएंगे, समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ जाए, किसी को, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि सभी स्टूडेंट्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो पूरा समझना है, प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम है तो उसको एनकाउंटर प्रॉपरली करेंगे, उसके साथ डील अलग से करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझेंगे। तो अब हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं कि ये जो कैलकुलस के फंडामेंटल्स जो चैप्टर्स है, उसे देखा जाए तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक चैप्टर है वो लिमिट है। लिमिट समझ में आएगा तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए डिफरेंशिएशन, और उसका भी आगे बढ़ते हुए आता है एक चैप्टर जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो उसका तो टेंशन छोड़ देते हैं। अब
ये है क्या सर, लिमिट क्या है? देखो अल्टीमेट टास्क ये है यहां पर कि फंक्शन आपको मालूम है क्या है, फंक्शन हमने पहले भी पढ़ लिया है। किसी भी वेरिएबल और उसकी कुछ वैल्यू बन के आती है कि वेरिएबल की वैल्यू ये है तो पूरा रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे कनेक्शन को जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है फंक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास आपको मालूम है दो सेट होते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट, और सेट ए की कुछ ना कुछ जो वैल्यूज है या एलिमेंट्स है उसके कोरस्पॉन्डेंस में सेट बी में हमें जो इमेजेस मिलती है तो वो डोमेन एलिमेंट और इमेजेस के साथ जो कनेक्शन बन रहा है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो कोई फंक्शन है, मान के चले कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो x की अलग अलग वैल्यू आप बोलोगे तो उसके अगेंस्ट f ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू 3 इंटू 0 0 प्लस 5 तो f ऑफ x 5 होगा। x की वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियस है कि f ऑफ x 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 होगा। x की वैल्यू 10 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू 35 होगी। इसी x की कोई भी वैल्यू के अगेंस्ट आपको f ऑफ x की वैल्यू मिल सकती है। इसका ये मतलब है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू मतलब x और y का, ये y इक्वल्स टू f ऑफ x समझ लो, तो x और y को कनेक्ट जो कर रहा है वो कौन सा फंक्शन है, वो है 3x प्लस 5। तो आपको x की अलग अलग वैल्यू के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू होगी वो पता चल जाएगा, और x चेंज होता है तो y में क्या चेंज होता है वो ऐसे ग्राफ पेपर पर आप डिटरमाइन भी करके उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये काम हम कब करते हैं, जब हमें फंक्शन मालूम हो, और ऐसा हमारे रियल लाइफ में कई बार हमको पता होता है कि ये वैल्यू के अगेंस्ट क्या वैल्यू होगी वो हम जज करना चाहते हैं और इसके लिए हम फंक्शन डिटरमाइन करते हैं। जैसे रिग्रेशन में हमने फंक्शन बना दिया था कि y ऑन x का फंक्शन बन गया, अब डिमांड ऑन प्राइस का फंक्शन है तो प्राइस में ये वैल्यू होगी तो डिमांड क्या होगी हम इजीली जज कर सकते थे। सेल्स की वैल्यू ये होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट के बीच का जो फंक्शन है वो मैंने डिटरमाइन किया हुआ है। तो ये काम तो हम करते ही थे, पहले भी करते थे। तो अब नया क्या है, नया तो कुछ नहीं है, यही है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम जज करते हैं कब, जब वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो। तो अब पॉइंट ये है कि कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, मैं यहां पर एग्जांपल भी लूंगा, जिसकी आप वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। कुछ वैल्यू के अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू असर्टेनेबल ही नहीं है। ये फंक्शन में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। देखिएगा ध्यान से, x और fx की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो fx की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0, 0 माइनस 9 मतलब ये होगा माइनस 9, एंड 0 माइनस 3 मतलब ये होगा माइनस 3, दोनों माइनस कैंसल तो 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 0 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 क्या होगा, ऑब्वियस है 3 होगा। अब मैं सिर्फ यहां पर 3 लिख रहा हूं। x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 मतलब माइनस 8, एंड 1 माइनस 3 तो ये माइनस 2 तो ये हो गया 4। चलो तो कोई भी वैल्यू मतलब 0 और 1 क्या, मैं 1.5 भी ले सकता हूं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसकी भी मिलेगी, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ी सिंपल फिगर ले रहा हूं। अच्छा मैं 2 ले रहा हूं, चलो
तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 होगा -5, और 2 माइनस 3 -1, -5 -1 मतलब ये फिगर आएगी 5। तो x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो ये 4, x की वैल्यू 2 तो f ऑफ x की वैल्यू 5। अब सपोज मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0। अब क्या होगा? 0 अपॉन 0 तो मैथमेटिकली डिफाइन ही नहीं है। 0 अपॉन एनी वैल्यू, सपोज 7 तो आंसर 0 है। 10 अपॉन 0 तो आंसर इनफाइनाइट है। 0 से डिवाइड कभी कर नहीं सकते, लेकिन करे तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। लेकिन 0 को मैं 0 से ही डिवाइड करूं तो 0 आंसर होगा या इनफाइनाइट होगा, पता ही नहीं है। मैथमेटिकली ये ऐसी चीज है जो डिफाइन ही नहीं की गई है, अब तक नहीं की गई है, तो इसकी तो वैल्यू नहीं मिल सकती। मतलब ये फंक्शन का x इक्वल्स टू 3 पर क्या बिहेवियर होगा वो मालूम ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं चल सकता कि इसका बिहेवियर 3 क्या, हाँ 0 के अगेंस्ट बिहेवियर 3 होगा, 1 के अगेंस्ट क्या होगा 2, 3 को छोड़ो तो 4 के अगेंस्ट भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूं, 5 के अगेंस्ट या 3.5 के अगेंस्ट या 1.7 के अगेंस्ट। एग्जैक्टली 3 पर ही ये डिफाइन नहीं है। हाँ 3 के बजाय ये 3.1 भी हो जाए तो भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। पॉइंट ये है कि यहां पर मुझे x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 होगी, एग्जैक्ट 3 वर्ड में यूज कर रहा हूं कुछ जानबूझ के, एग्जैक्ट 3 है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है वो मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल वीकनेस है मेरी, क्योंकि 0 अपॉन 0 एग्जैक्ट 3 लिखेंगे तो 0 न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी 0, और ये डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। तो इसका ये मतलब है कि जब एग्जैक्ट 3 पर ये डिटरमाइन ही नहीं होता तो क्या हम उसको 3 को छोड़ के बाकी की वैल्यू को डिटरमाइन करके 3 को भूल जाएंगे? मैथमेटिशियन तो छोड़ने वाले नहीं है, बोलेंगे नहीं 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 हम इस पर वैल्यू ढूंढेंगे। अरे भाई ढूंढ तो नहीं सकते, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, जैसे कि यहां पर मैं ये x की वैल्यू है और ये f ऑफ x मतलब ये y है, ये y एक्सिस जो है y इक्वल्स टू f ऑफ x। x जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, ये मान के चलो 3। x जब 1 है तो ये 4 है, यहां 4, यहां 5, यहां 6, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। 1 के अगेंस्ट 4 है, जब मैं 2 लूंगा तो 2 के अगेंस्ट ये वैल्यू कुछ 5 आ रही है, ये 2 है, इसके अगेंस्ट ये 5। पॉइंट यहां पर आके रुक गए कि 3 के अगेंस्ट वैल्यू नहीं है। सर ये 3, 4, 5 ये 6 हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। अब 3 के अगेंस्ट क्या वैल्यू, यही बिहेवियर ये मेंटेन करेगा, पता नहीं, ये फंक्शन से तो मैं बोल नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिशियन ने जो ट्रिक लड़ाई है वो क्या है? वो एक ऐसा बोलते हैं कि चलो एग्जैक्ट 3 जो है ना वो तो हम डिटरमाइन करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अवेलेबल भी नहीं है। हम एक ऐसा काम करते हैं कि 3 के बाद 4 है, 4 को भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। सपोज 4 ले लो तो 4 स्क्वायर
16 माइनस 9 मतलब ये होगा 17 नहीं 16 माइनस 9 7 कुछ आ रहा है और ये 1। हाँ 4 के अगेंस्ट वैल्यू 7 है। हाँ 3 वाला वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4 का वैल्यू मालूम है 7। ये पॉइंट है। एग्जैक्ट 3 जो है उस पर क्या वैल्यू होगी, सपोज यहां से मैं डॉट ले लूं, ये मुझे नहीं मालूम। 3 के अगेंस्ट क्या है नहीं मालूम, लेकिन 4 के अगेंस्ट क्या है वो मालूम है। 2 के अगेंस्ट क्या है ये मालूम है मुझे। 1 के अगेंस्ट क्या है ये भी मालूम है। 4 के अगेंस्ट क्या है ये भी मालूम है, 7 है। बस यही प्रॉब्लम है कि 3 के अगेंस्ट क्या होगा वो नहीं मालूम। तो ये लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट 3 के अगेंस्ट तो पता ही नहीं चल सकता, तो हम 3 के काफी क्लोज जाएंगे, वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। जैसे कि हम यहां से 3 के नजदीक में एक ये वैल्यू लेते हैं, मान के चलो 2.9 यहां पर मैंने लिया। 2.9 3 नहीं है लेकिन 3 के काफी करीब है, तो अप्रोच किया मैं 3 से काफी नजदीक जा रहा हूं। एग्जैक्ट 3 लूंगा तो आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि तभी 0, 2.9 से 0 नहीं होगा। 2.9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, 2.9 का स्क्वायर, तो वो कुछ होने वाला है 9 कैलकुलेटर लेके बात करते हैं। देखो 2.9 का मैं स्क्वायर कर लेता हूं, 2.9 और वो फिगर आ रहा है कुछ 8.41 माइनस 9 डिवाइड बाई 2.9 माइनस 3, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो 8.41 माइनस 9 करेंगे तो न्यूमरेटर होगा माइनस 0.59। माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 0.1 आएगा। अब आपको मालूम है कि x की वैल्यू मैंने 2.9 ली, तो f ऑफ x की वैल्यू माइनस माइनस तो कैंसल, तो 0.59 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे, मतलब मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 ही कर दूं तो ये फिगर आने वाला है 5.9। x की वैल्यू 2.9 होगी तो f ऑफ x 5.9 होगा। अच्छा इतना नहीं, थोड़ा और करीब जाते हैं ज्यादा, तो मैं ले रहा हूं 2.99। अब जब मैं 2.99 लूंगा तो कैलकुलेट करेंगे अब तो 5.99 मिलेगा। जैसे कि 2.9 का स्क्वायर किया तो 8.41 था, अभी 2.99 का स्क्वायर करते हैं। 2.99 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो होगा 8.94, तो ये फिगर होगी 8.94 और ये 2.99 माइनस 3। अब 8.94 इज माइनस 0.06 और ये 0.01। अब इसको भी मैं सॉल्व करूं एग्जैक्टली 8.9401 भी हो रहा है, जैसे देखा जाए तो 2.99 इंटू 2.99 और उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 9 को,
तो 0.059 एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 01 है, तो ये फिगर आएगा 0.0599 और ये होगा 0.01, नेगेटिव साइन में रिमूव कर दूंगा बाद में, तो अल्टीमेटली ये फिगर बनेगी 5.99। अच्छा, सपोज मैं और ज्यादा करीब जाऊं, एग्जैक्ट 3 नहीं ले सकता लेकिन उसके नजदीक तो जा सकता हूं, 2.9999। आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ये फिगर आने वाली है 5.9999, 3 बार 9 आएगा। और ज्यादा मैं करीब जाऊंगा तो ये फिगर आएगी 5.9999। मतलब मैं जितना 3 के करीब जा रहा हूं, जितना मैं क्लोज जा रहा हूं, उतना आंसर 6 नहीं हो रहा है, लेकिन 6 के काफी करीब जा रहा है, काफी करीब जा रहा है। क्या यही काम में जैसे 2 से 3 की तरफ बढ़ रहा हूं तो ये फंक्शन की वैल्यू 5 से लेके 6 पर आगे बढ़ रही है। जैसा मैं 2 से 3 की तरफ जा रहा हूं, ऐसा ही ये 5 से लेके 6 पर जा रहा है, और जितना नजदीक जा रहा हूं उतना 6 के करीब आ रहा है। चलो मैं यहां 4 से 5 पर आऊं तो, सॉरी 4 से 3 पर आऊं तो वेरी क्लोज टू दैट। तो एक काम करते हैं, मैं ले रहा हूं अभी वैल्यू x की वैल्यू 3.1। जब मैं 3.1 वैल्यू लूंगा तो ये कुछ वैल्यू हो रही है 6.1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब ये तो 6.1 है, लेकिन मैं 3.01 मतलब क्लोज, बिल्कुल क्लोज आ गया। अभी ये 2.9 था, उससे नजदीक जा रहा था, अब मैं यहां से वापस आ रहा हूं, तो ये कुछ हो रहा है 6.01। सपोज मैं वैल्यू 3.001, मैं एग्जैक्ट 3 नहीं ले सकता लेकिन उसके आसपास की और वेरी क्लोज टू दैट फिगर ले रहा हूं, तो ये 6.001 होगा। अच्छा, ये 3.0003 3 बार लेके 1, मतलब मैं जितना क्लोज जा रहा हूं उतना ये 6 के करीब ही आ रहा है। तो जैसा मैं 2 से 3 की ओर जा रहा हूं तो वो 5 से 6 हो रहा है, और जैसा 4 से 3 की तरफ आ रहा हूं वो 7 से 6 पर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि दोनों एंगल से, आप नीचे से देखो या ऊपर से देखो, जब आप 3 के जितने करीब जाते हो तो वो दोनों तरफ से 6 पर ही अप्रोच कर रहा है। हाँ, 6 होता नहीं है लेकिन 6 पर अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 6 तो पता ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 3 मैंने लिया भी नहीं है, और एग्जैक्ट 3 पर तो मैं वैल्यू निकाल नहीं सकता। लेकिन इतने क्लोज आ रहे हैं दोनों जगह से, ये यहां से ऊपर जा रहा है, ये यहां से नीचे आ रहा है, लेकिन ये दोनों का लिमिट जो है वो कभी 6 को, ये ना तो 6 को क्रॉस करेगा ना ये 6 को क्रॉस कर, मतलब ये ऊपर जाते जाते कभी 6 को क्रॉस नहीं करेगा। ये 5.999999 ऐसा बढ़ता रहेगा लेकिन कभी भी 6 को क्रॉस नहीं करेगा। 6 उसकी बाउंड्री है, उसकी लिमिट है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। ऐसा ही 7 to 6 जब वो जा रहा है, वो जो नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा लेकिन 6 से नीचे कभी नहीं आएगा। आप जितना भी यहां वैल्यू क्लोज और क्लोज लेते जाओ 3 के करीब, लेकिन वो 6 से नीचे नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कि 6 इज द लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिट है। ना तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है, जब 5 से 6 पर जा रहा है तो भी कभी 6 को क्रॉस नहीं करेगा, और जब वो 7 से 6 पर आ रहा है तो भी वो 6 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। वो लिमिट बन जाती है। ना तो वो कभी ऊपर से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप आगे बढ़ो, मतलब लोअर साइड से आगे बढ़ो और 3 की तरफ जाओ, और हायर साइड से आगे बढ़ो और 3 की तरफ आओ। दोनों साइड से आप जितना भी 3 के करीब आओगे, फंक्शन की वैल्यू उतनी ही 6 के करीब जाएगी, लेकिन कभी भी वो 6 नहीं होगी। इसको हम ये बोलते हैं कि when x approaches, अप्रोच वर्ड यूज करते हैं, approaches towards 3, ये फंक्शन में मैं बोल सकता हूं कि when x approaches towards 3, f of x approaches
टूवर्ड्स 6। जैसे जैसे x 3 के करीब जाएगा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x 6 के करीब आएगी, लोअर साइड से या अपर साइड से, ऊपर नीचे कहीं से भी, लेकिन कभी भी ये 6 को क्रॉस नहीं करेगी। दैट इज वाई 6 is the limiting value of the function when x approaches toward 3, और approaches toward 3 को हम बोलते हैं tends to। अब वर्ड में यूज करूंगा tends to। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि, आप ऐसा बोलो कि when x equals to 3 f of x equals to 6, गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि when x tends to 3, सी ये इक्वल टू 3 नहीं है, ये 3 के करीब जा रहा है, then f of x equals to 6 नहीं है, f of x is also tending towards 6। ये सिस्टम है। 6 फंक्शन की वैल्यू नहीं है, लेकिन फंक्शन का अप्रोच 6 की ओर है। एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की हम निकाल ही नहीं सकते, वो मैथमेटिकल लिमिट है हमारी, वो लिमिटेशन है हमारी। तो हम क्या करते हैं, हम ये लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फंक्शन की वैल्यू ढूंढेंगे नहीं, लेकिन फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढेंगे जो कि 6 है। क्योंकि वेरिएबल की भी मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही ले रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू तो वेरिएबल की भी नहीं ले रहा हूं। और एग्जैक्ट वैल्यू सपोज मैं वेरिएबल की लूंगा तो वो केस में 3 के केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। तो इसको हम ये बोलते हैं कि जब मैं लोअर साइड से अप्रोच करता हूं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और जब मैं अपर साइड से अप्रोच करता हूं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। और इसको ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इक्वल्स टू 6। यहां इक्वल्स टू लिखते हैं तो इक्वल टू नहीं है, क्योंकि 3 पर जब टेंड करता है तब ये इक्वल टू 6 होता है, मतलब ये भी टेंडिंग ही माना जाएगा, क्योंकि यहां x इक्वल्स टू 3 मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने यहां x टेंडिंग टूवर्ड्स 3। तो ये लिमिट को लिखने का एक पैटर्न है। और f ऑफ x क्या है हमारे लिए, f ऑफ x है x² - 9 अपॉन x - 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3 का आंसर 6 होगा, मतलब 6 इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3। और टेंडिंग का मतलब है इक्वल टू ना, उसके नजदीक और नजदीक जाएगा, क्लोज एंड क्लोज टू 3, बट इट विल नेवर इक्वल टू 3। नजदीक और नजदीक जाएगा, कभी मैच नहीं होगा, एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इसको ऐसा लिखा जाता है, तो हम उसको टेक्निकली इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे कि लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने अब 3v नहीं, कोई अलग से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है पता नहीं है, एंड f ऑफ x इक्वल्स टू m, मतलब कोई भी फंक्शन में x की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर नंबर या कांस्टेंट को टेंड करेगी, मतलब अप्रोच करेगी, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू a। तो फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से, तो आप मान के चलो कि लिमिट इज इन एग्जिस्टेंस। ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड से जाओ तो फंक्शन कुछ अलग बिहेव करता है, और राइट हैंड साइड से आओ तो अलग बिहेव करता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा बोल देंगे। तो वो फंक्शन का तो वैल्यू कभी हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट एक ही नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो आप बोलोगे कि लिमिट इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब LHS लिमिट क्या है, RHS लिमिट, उसका भी पूरा डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन लॉजिक ये है, यही कॉन्सेप्ट से हम फिर से भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ के चलो कि ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि when for particular function f of x, if x is
अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, जिसको बोलते हैं x टेंड्स टू a, x जितना a के करीब जाएगा, ऑफ कोर्स a के इक्वल कभी नहीं होगा, तब फंक्शन की वैल्यू किसी एक कांस्टेंट नंबर m के करीब जा रही है, उसके इक्वल हो रही है। हाँ, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो रही है, लेकिन अप्रोच कर रही है m पर, तो आप बोल सकते हो कि m इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a, ऐसा इसको बोला जाता है। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू m। इक्वल्स टू का मतलब यहां इक्वल नहीं होगा, लेकिन जब ये इक्वल होगा तो ये इक्वल हो सकता है। ये टेंडिंग है, मतलब ये भी टेंडिंग है, सिर्फ लिखने में यहां इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही निकलता है कि ये m को टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू m के करीब जा रही है। और दोनों तरफ से मैं जब लोअर साइड से अप्रोच करूंगा तो उसको बोलते हैं LHS लिमिट, और जब मैं अपर साइड से अप्रोच करूंगा तो उसको बोलते हैं RHS लिमिट। दोनों कभी भी यहां ये केस में 6 को क्रॉस नहीं करेंगे, ये केस में m को क्रॉस नहीं करेंगे। m लोअर साइड से जाऊंगा तो m से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, अपर साइड से आऊंगा तो m से कम वैल्यू नहीं मिलेगी। m ये लिमिट है, ये बाउंड्री है, ये लिमिटिंग फॉर्म है, ऐसा मान के चलो। तो ये लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिर्फ ये बैकग्राउंड है। अभी मुझे पूरा डिस्कशन करना बाकी है। आज बहुत ही लिमिटेड लेवल पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड हो चुका है। आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।